चतुर्वेदसमारम्भां प्राच्यशास्त्रविशारदाम् अधुना शास्त्रपर्यन्तां वन्दे ज्ञानपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इस पटल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास इस पाठ्यक्रम को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इस विषय पर हम कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप संप्रति समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा यह वाक्यात्मक पद प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति के मुख का आभूषण बन गया है। जिसे देखो वह अपने वक्तव्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करता दिख रहा है। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हो रही हैं, विभिन्न चर्चाएं, परिचर्चाएं हो रही हैं, कार्यशालाएं, रिफ्रेशर कोर्स आदि हो रहे हैं। जबकि आज के कुछ वर्ष पहले भारतीय ज्ञान परंपरा जैसी कोई चीज़ हम नहीं सुनते थे। अगर सुनते भी थे तो केवल शास्त्रों तक ही वह सीमित था, पर उसे बड़ी गंभीरता से हम नहीं लेते थे। लेकिन आज हम बड़ी तन्मयता से इसका नाम लेते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम लेकर सांप्रतिक विचारधारा से स्वयं को जोड़ने का गौरव अनुभव कर रहे हैं। इस शब्द ने इतना विस्तार कर लिया है कि लोग किसे भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं इसका बिना विचार किए किसी को भी भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द से संबोधित कर दे रहे हैं। अस्तु, भारत के बौद्धिक विमर्श में अब ज्ञान परंपरा वाला विषय स्थापित हो गया है। कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रयोग करते हुए इसी के आधार पर पूरी शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय भाग में उल्लिखित है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे। विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल सहेजकर संरक्षित करने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। उपर्युक्त इस पैरा में भारतीय ज्ञान परंपरा की विषय वस्तु को संक्षेपेण पूर्णतः दिग्दर्शित करने का
पूरा प्रयास किया गया है। इसी को आधार बनाकर हम भारतीय ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा इस शब्द त्रिवेणी को समझें। भारतीय क्या है, ज्ञान क्या है और परंपरा क्या है। भारते भवः इति भारतीयः, अर्थात भारत में होने वाला। भारते जातः इति भारतीयः, अर्थात भारत में उत्पन्न वह भारतीय है। भारते कृतः भारतीयः, भारत में जो भी किया गया कार्य है वो भारतीय है। भारते लब्धः भारतीयः, भारत में जो भी हमने प्राप्त किया वह भारतीय है। भारते क्रीतः भारतीयः, भारत में खरीदी गई जो भी वस्तु है वो भारतीय है। भारते कुशलः भारतीयः, भारत में हर क्रिया में जो कुशल है वो भारतीय है। भारते प्रायेण भवति इति भारतीयः, जो भारत में प्रायः करके होता है जो भी कार्य वह भारतीय है। भारते संभवति इति भारतीयः, जो भारत में संभव है वह भारतीय है। भारतम गच्छति यह पंथा दूतो वा सह भारतीयः, भारत में जाने वाला रास्ता अथवा भारत से जाने वाला दूत वह भारतीय है। भारतम अभिनिष्क्रामति द्वारम इति भारतीयः, भारत की ओर जाने वाला अथवा भारत की ओर खुलने वाला जो द्वार है वह भारतीय है। भारतम निवासः अस्य सह भारतीयः, भारत निवास है जिसका वह भारतीय है। भारतम अभिजनः अस्य सह भारतीयः, यत्र पूर्व बांधवैः उषितम सह अभिजनः, अर्थात भारत अभिजन है जिसका, तात्पर्य भारत के रहने वाले जो लोग हैं उनके पूर्व बांधव यदि भारत में हैं और वह व्यक्ति यदि विदेश में है तो ऐसा व्यक्ति भी भारतीय है। भारतात् आगतः भारतीयः, जो भारत से आया है वो भी भारतीय है। भारतस्य इदं भारतीयः, भारत का यह अर्थात भारत का जो भी कुछ है वह भारतीय है। भारतम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः भारतीयः, भारत को विषय बनाकर लिखा गया जो ग्रंथ है वो भारतीय है। भारतम भक्ति अस्य इति भारतीयः, भारत में भक्ति है जिसकी वह भारतीय है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार उपर्युक्त इतने अर्थों को भारतीय शब्द अपने में समाहित करता है। इतने सारे अर्थ इस भारतीय शब्द में समाहित हैं। आश्चर्य है कि हम इस शब्द भंडार को बिना समझे भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं। इतने अर्थ भंडार को भारतीय शब्द अपने गर्भ में रखता है। इन अर्थों के अनुसार भारतीय शब्द बहुत विस्तृत हो जाता है, उसकी परिभाषा का क्षेत्र अत्यंत फैल जाता है। ये सारी एक एक व्युत्पत्तियाँ स्वयं में भारत के पूरे नक्शे को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखती हैं। किंतु ज्ञान शब्द का विशेषण बनने पर भारतीय शब्द विशिष्ट अर्थ को ही व्यक्त करता है। भारत में होने वाला, भारत में उत्पन्न, भारत से आया हुआ भारतीय है। जो भारत का है वह भी भारतीय है। भारत में जो समुद्भूत है, भारत से ही कहीं अन्यत्र पहुंचा हुआ है और भारत में फैला हुआ है, ये सारे शब्द भारतीय ज्ञान का विशेषण बनने पर आते हैं। अब ज्ञान शब्द पर विचार करते हैं। ज्ञा अवबोधने धातु से भाव में ल्युट् प्रत्यय करने पर ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। ज्ञायते यत्तत् ज्ञानम, अर्थात जो जाना जाता है, जिसका अवबोधन होता है वह ज्ञान है। ज्ञान शब्द परत दर परत खुलकर अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। अवबोधन ज्ञान है। बोधन शब्द का अर्थ अवगमन है। अव उपसर्ग पूर्वक बुध अवगमने धातु से ल्युट् प्रत्यय करके बोधन शब्द बना है। अव निश्चयार्थ का बोधक है। अवगमन शब्द का अर्थ निश्चय गति ऐसा है। अव उपसर्ग पूर्वक गमृगतौ धातु से ल्युट् प्रत्यय करके अवगमन शब्द निष्पन्न होता है। गतेश्च त्रयो अर्थाः भवन्ति, ऐसा यास्क कहते हैं। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। जानना, गमन करना और प्राप्त करना। इस प्रकार ज्ञान का अर्थ हुआ बोधन करना, गतिशील होना और वह सब कुछ प्राप्त करना जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं।
मोक्षे धीहि ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रयोः। अस्यार्थः मोक्षे शिल्पे शास्त्रे च या धीहि सा ज्ञानम विज्ञानम उच्यते एषा विशेष प्रवृत्तिः। अन्यत्र घटपटादौ या धीहि सापि ज्ञानम विज्ञानम उच्यते एषा सामान्य प्रवृत्तिः। यह अमरकोश का वचन है। इसका तात्पर्य है मोक्ष में, शिल्प में, शास्त्र में जो धी है वह ज्ञान है, विज्ञान भी है, ऐसा विशेष जनों का कथन है। किंतु घट पट आदि विषयक जो धी है वह भी ज्ञान है, विज्ञान है, ऐसा सामान्य जनों का मत है। तात्पर्य हुआ कि मोक्ष विषयक तथा शास्त्र विषयक मेधा ज्ञान है, इसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं, तथा वही ज्ञान आदि भौतिक दृष्टि से व्यावहारिक रूप में जब परिणत होता है, शिल्प आदि कलाओं को, देवलोक के पदार्थों के रहस्य को, प्राकृतिक पदार्थों के वैभव को आविर्भूत करता है, वह विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। वस्तुतः विशेषेण ज्ञानम विज्ञानम उच्यते, अर्थात विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब कुछ विज्ञान हो सकता है, पुनरपि ज्ञान विज्ञान में यह अलौकिक भेद दृष्टिगत होता है। इसीलिए ज्ञान 3 अर्थों में विभक्त हुआ। हमने जो जाना, यदि वह गतिशील नहीं हुआ, उसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया, तो वह ज्ञान ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसा कि महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य के पस्पशानिक नामक ग्रंथ में लिखते हैं। यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। अर्थात हमने जो पढ़ा उसे जाना समझा नहीं, उसका व्यवहार में प्रयोग नहीं किया, तो वह ज्ञान उस सूखे काष्ठ के समान है जो बिना अग्नि के प्रकाशित नहीं है। वह किसी काम का नहीं, न स्वयं के लिए और न समाज के लिए। अतः ज्ञान का प्रयोग होना ही उसका गमन है, गतिशीलता है, तथा जो ज्ञान हमने संग्रहित किया है उसे केवल स्वयं के पास ही संरक्षित न करके दूसरों को भी उस ज्ञान से लाभान्वित करना ज्ञान की गतिशीलता है। ज्ञान दान महान दान कहलाता है। हमारा ज्ञान तभी वास्तविक ज्ञान है जब वह अन्यों के लिए भी उपयोगी हो। ज्ञान का अर्थ प्राप्ति भी है, अर्थात उस ज्ञान से यदि हमें प्राप्तव्य प्राप्त नहीं हुआ तो वह व्यर्थ है, वह ज्ञान है ही नहीं। अतः ज्ञान के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना ज्ञान की संप्राप्ति है। इस प्रकार गति के तीनों अर्थों को स्वयं समाहित कर ज्ञान शब्द अपने विस्तृत अर्थ को प्रस्तुत करता है। आइए अब हम परंपरा शब्द पर विचार करते हैं। परंपरा शब्द का श्रवण होते ही मानस में यह भाव तैयार होता है कि जो सदियों से चली आ रही धारा है, आचार विचार है, सभ्यता है, संस्कृति है, वह परंपरा है। इस भाव को ग्रहण कर हम कहीं न कहीं रूढ़िवादिता से ग्रस्त हो जाते हैं और इसी परंपरा के वशीभूत अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं, जिससे लकीर के फकीर बनकर कुछ नवीन सोचने, कुछ नया करने को गलत समझते हैं, पूर्वजों का अपमान समझते हैं, परंपरा को तोड़ने का अभिशाप झेलते हैं। इसी मानसिकता को हटाने का प्रयास किया है वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले इस परंपरा शब्द ने। व्याकरण की दृष्टि से परम परम एति इति परंपरा अथवा पराणाम परतराणाम एति इति परंपरा यह है। पर परतर को ही परंपर भाव निपातित है व्याकरण में। पर शब्द के अमरकोश, वाचस्पत्यम, शब्द कल्पद्रुम आदि अनेक शब्दकोशों में अनेक अर्थ दिए गए हैं, यथा श्रेष्ठ, उत्तर, दूर, अन्य, ब्रह्म इत्यादि। तात्पर्य हुआ कि जो पर परतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर ले जाए, बहुत दूर तक ले जाए, अन्य से अन्य की ओर ले जाए, वह परंपरा है। इन अर्थों से यह व्यक्त नहीं है कि लीक पर चलना परंपरा है। लीक पर चलना यह परंपरा शब्द का अर्थ पर शब्द का दूर अर्थ लेने पर व्यक्त हो सकता है,
जो दूर तक चलकर यथावत चला आए। लेकिन केवल इसी अर्थ में परंपरा शब्द को सीमित नहीं किया जा सकता, अपितु अन्यान्य सभी ज्ञान को अपने में समाहित करता हुआ जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की ओर बढ़ता हुआ दूर से दूर तक चला आए, वह परंपरा है। अर्थात नवाचार करते जाना ही परंपरा है। यदि किसी कक्ष में हमेशा से अंधेरा रहा है तो उस कक्ष में अंधेरा बने रहने देना परंपरा नहीं है, अपितु उस अंधेरे का निवारण कर, नवाचार कर उस कक्ष को प्रकाशित कर देना परंपरा है, जो सबके हित के लिए है। उस कक्ष को प्रकाशित देख प्रसन्नता ही होगी, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, समाज उसे अवश्य स्वीकारेगा। यही परंपरा का कार्य है कि हम रूढ़िवादिता को नष्ट कर उसे नया रूप दें, नई चिंतन धारा से उसे जोड़ें, उसे नवीन दिशा दें। तभी हम सच्चे अर्थों में परंपरावादी कहलाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के एक एक शब्द पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में होने वाले, भारत में समुद्भूत अथवा भारत से आए हुए भारत के विस्तृत ज्ञान की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर जाती हुई विधा है, वही वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा है। वह भारतीय ज्ञान प्रत्येक विषय का हो सकता है, किसी भी भाषा में हो सकता है, किसी भी विद्वत वरेण्य द्वारा प्रसरित हो सकता है, किंतु क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा के साथ साथ हमारे पूरे ज्ञान वाङ्मय का आदि स्रोत रही है, अतः संस्कृत भाषा में अनुस्यूत ज्ञान से भारतीय ज्ञान परंपरा आरंभ होती है। यह विचार स्वतः मनमानस में आता है। इतना ही नहीं, इस आर्यावर्त कहे जाने वाले देश को जब से भारत नाम मिला है, अथवा जिसके नाम से देश का नाम भारत हुआ है, या जिस काल में भारत नाम पड़ा है, उस समय तक भी संस्कृत में ही हमें हमारा सारा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता रहा है। महाभारत में इसीलिए महर्षि व्यास द्वारा यह पंक्ति उल्लिखित की गई है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्वचित्। अर्थात जो महाभारत नामक ग्रंथ में नहीं है, वही सर्वत्र अन्यान्य शास्त्रों में भी प्राप्तव्य नहीं है, और जो महाभारत ग्रंथ में है वही सर्वत्र प्राप्त है। अतः प्राचीन काल से प्रवाहित बीज बिंदु रूप में महाभारत में सन्निहित सर्व ज्ञान तथा महाभारत के अनंतर प्रसरित सार्वत्रिक ज्ञान भारतीय ज्ञान है। वही प्रवहमान अद्यतन प्राप्त परंपरा किसी न किसी रूप में हमें प्राप्त है। वस्तुतः भारतीय शब्द प्रयोग से महाभारत काल से होने वाला ज्ञान होना चाहिए, किंतु देहली दीपक न्याय से भारत शब्द पूर्वापर ज्ञान का बोध कराता है। पूर्व ज्ञान की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो सर्वप्रथम वेदों की ओर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि एकमतेन सर्वजन सम्मत स्वीकृत सिद्धांत है कि वेद ही हमारे ज्ञान सूर्य के गोमुख हैं। वेदों के अनंतर वेदों के उपवेदों का काल आता है। वेदों को यथावत बोध करने के लिए तथा उनमें निहित विषय रहस्य को उद्घाटित करने के लिए उपवेद हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उपवेदों के अनंतर वेदों एवं उपवेदों के व्याख्यान ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ समाज के सामने अपने पूर्ण विस्तार के साथ उपस्थित होते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में अपना आलोक संसार में बिखेरते हैं। तत्पश्चात आरण्यक के सारभूत उपनिषदों की लंबी श्रृंखला का हम दिग्दर्शन करते हैं। ततः नवदर्शन हमें आध्यात्मिकता की ओर पुनः प्रेरित करने के लिए आते हैं। पुनः वेदांगों का उदय होता है। ततः इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, गीता आदि अनेक नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, शिल्पशास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र और वेदों के अनेक भाष्य, वेदांगों के अनेक व्याख्यान रूप ग्रंथ, अनेक दर्शन भाष्य, अनेक व्याकरण संबंधित ग्रंथ आदि की व्यास परंपरा अद्यावधि अनेक विधाओं में, अनेक भाषाओं में, अनेक क्षेत्रों में, अनेक उद्देश्यों को लेकर समाज के समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में विद्यमान है। अद्यावधि जितना भी ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त है,
वह चाहे चिकित्सकीय ज्ञान हो, इंजीनियरिंग ज्ञान हो, शिल्प शास्त्र का ज्ञान हो, आधुनिक साइंस का ज्ञान हो, आदि आदि, उन सब का मूल वेद ही है। अतः सभी शास्त्र परस्पर एक दूसरे से ठीक वैसा ही संबंध रखते हैं और रखना चाहिए जैसा संबंध वसुधैव कुटुंबकम अथवा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की वैदिक भावना में अनुस्यूत है। यदि किसी में ऐकमत्य नहीं दिखाई देता, यदि कहीं पारंपरिक ज्ञान से अर्वाचीन का विरोध प्रदर्शित होता है, तो वह भारतीय ज्ञान परंपरा से बाह्य है। तात्पर्य यह नहीं कि हम परंपरा का विरोध नहीं कर रहे। हमारा विरोध वेद से नहीं हो सकता, क्योंकि वेद साक्षात ईश्वरीय वाणी है। यदि हमें कहीं अपने विचारों से अथवा किसी अन्यान्य वेद सम्मत ग्रंथ से वेदों में विरोध समझ आता है, तो वह वेद को ठीक से न समझ पाने के कारण है, न कि वेद ही गलत हैं, ऐसा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। जैसा कि निरुक्तकार यास्क कहते हैं, नैष स्थाणोर अपराधो यदेनम अंधो न पश्यति पुरुषापराधो स भवति। अर्थात यह खंभे का अपराध नहीं कि अंधा पुरुष उसे देख नहीं पा रहा, अपितु यह उसी अंधे का अपराध है कि वह उस खंभे को नहीं देख पा रहा है। अतः उस पुरुष को ही सहारा लेकर, आश्रय लेकर चलना होगा, जिससे वह किसी से न टकराए। उसी प्रकार वेदों को समझने के लिए वेदांगों का, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प आते हैं, इनका आश्रय लेना होगा। वेदांगों को समझकर ही हम वेदों को भली प्रकार समझ सकते हैं। वेदों के अनंतर जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वह सब पौरुषेय है। पौरुषेय ज्ञान में पुरुष का स्वबुद्धि विवेक होता है, जिसे आगे आने वाले नवीन चिंतन धारा से परिष्कृत किया जा सकता है। यदि किसी शास्त्र में यत्किंचित वेद विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं, तो उनका विरोध करना सुचिंतक का परम धर्म है। किंतु क्योंकि वह ज्ञान किसी महान विद्वान के द्वारा कथित है, अतः उसका विरोध करना उचित नहीं अथवा संभव नहीं। अतः उस पर मौन धारण कर उस ज्ञान को परंपरागत आगे बढ़ाते जाना, सत्यवचन महाराज कहकर स्वीकार करते जाना, यह लकीर का फकीर बनना होगा, अंधविश्वास को उत्पन्न करना होगा। यह परंपरा नहीं है। परंपरा का जो शाब्दिक अर्थ है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सत्य से सत्य चिंतन की ओर बढ़ना, इसका अनुपालन करना और विरोधी बातों का विरोध करना, यही परंपरा है। फिर चाहे वह वेदभाष्य हो, ज्योतिष शास्त्र का फलित ज्योतिष हो, मुहूर्त शास्त्र हो, कुंडली आदि हो, दर्शन के पारस्परिक विरोधी तत्व हो, आध्यात्म संबंधित लौकिक अवधारणाएं हो, योग संबंधित हठ योग हो, ईश्वरीय पूजन की स्वेच्छया चालित भिन्न भिन्न पद्धतियां हो, श्रीमद् भागवत कथा की बिना पढ़े ही मनगणंत व्याख्या हो, श्री कृष्ण सदृश महापुरुषों पर रास लीलाधर माखन चोर आदि आरोप लगाना हो, मनुस्मृति आदि ग्रंथों के रहस्य को न समझकर उसे भेदक मानना हो, महाभारत रावणीयम सदृश ग्रंथों को घर पर न रखने जैसी बातें हों, इन सब का विरोध करना परंपरा ही है। जो व्यक्ति विरोध करने योग्य बात का विरोध नहीं करता, केवल तूष्णी भाव से देखता रहता है, वह भी उस विरोध का भागीदारी माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में वचन है, यता तु प्रतिषेधारम पापो न लभते क्वचित तिष्ठन्ति बहवो लोकास तदा पापेषु कर्मसु जानन्नपि च यह पापम शक्तिमान न नियच्छति ईशः संसोपि तेनैव कर्मणा संप्रयुज्यते। अर्थात जब किसी पाप करने वाले पुरुष के सामने कोई उसे रोकने वाला नहीं रहता, तो वह पाप बढ़ता जाता है और बहुत लोग उस पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तथा जो शक्ति संपन्न व्यक्ति अनुशासित रखने का सामर्थ्य रखते हुए भी पापी को नियंत्रित नहीं करता है, वह भी उस पाप का भागीदारी हो जाता है। इस प्रकार सत्य वचन का विरोध होते देखना पाप के समान है, और उस पाप रूपी विरोधी तत्व का विरोध न करने से वह असत्य वचन विस्तार को प्राप्त हो जाएगा, वह अंध परंपरा बन जाएगी। उस व्यापक स्तर पर व्याप्त असत्य को ही सत्य मान वही एक परंपरा का रूप ले लेगा। अतः अत्यंत आवश्यक है
कि वह समय पर प्रतिबंधित हो और अतार्किक पक्ष को सत्य रूप दें, उसे प्रामाणिक सुनहरा रूप दें, नवाचार दें, यही परंपरा है। जब वही परंपरा शास्त्रीय ज्ञान प्रमाणों के आधार पर स्वयं को प्रतिष्ठापित करती है तो वह ज्ञान परंपरा कहलाती है तथा वह शास्त्रीय ज्ञान भारतीय है, अतः वह भारतीय ज्ञान परंपरा है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा के शाब्दिक अर्थ को भली भांति समझकर ही हम इस परंपरा में व्यवस्थित ढल सकते हैं, परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं और सदियों सदियों तक इसे सुंदर से सुंदर बनाते हुए इसे खिला खिला सा रख सकते हैं, जो सदैव कमल पुष्प सदृश अन्यों के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। इस प्रकार आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप को समझा, जाना, पहचाना। आज हम यहीं विराम लेते हैं। मैं डॉक्टर किरण आर्या आपके साथ संबद्ध रहूँगी पुनः अग्रिम विषय के साथ, जिसका विषय होगा भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र और व्यक्तित्व की परिभाषा। धन्यवाद।